आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है और बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं तीसरी बार मोदी सरकार और हो गया है ऐलान, मोदी संभालेंगे कमान। आज एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सर्वसम्मति के साथ नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। और आपको इसके साथ ही बता दें, सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो भी पेश कर दिया गया है। 9 जून को यानी इतवार के दिन नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। पूरा मंत्रिमंडल जो है 9 जून को शपथ लेने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है, 125 दिन का रोड मैप जिसका जिक्र पहले ही कर लिया गया था, वो रोड मैप क्या होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एनडीए की आज बैठक में क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा, कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो समर्थन है वो एनडीए के दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होने वाले हैं उनको मिला। क्योंकि नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता तो चुन लिया गया है, लेकिन समर्थन की बात लगातार की जा रही थी। आपको बता दें, क्योंकि इसका चर्चा करना भी जरूरी है। सोशल मीडिया आज के जमाने में पूरी दुनिया में मशहूर और उस पर ये मीम्स भी वायरल होने लगे थे सूरज जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस्तीफा दिया उसके पहले से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो उनकी बैसाखी मानी जा रही थी। बिल्कुल, इस बात हुई कि समर्थन की कीमत क्या है, इस बात पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है एनडीए की बैठक में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद में जैसा कि बताया ऋषिका ने कि प्रस्ताव सौंप दिया गया है, दावा पेश करने की बात है, सरकार बनाने का दावा। लेकिन सरकार कैसी होगी, सरकार किसकी होगी, और वो रोड मैप जिसको लेकर के चुनाव के समय से गलियारों में चर्चा थी, सियासी गलियारों में, कि ये चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने जो कुछ चुनाव के दौरान कहा है वो जुमला नहीं है, वो मैं सब कुछ करूंगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो टर्म है, तीसरा टर्म है, बड़े फैसले लेने का टर्म है। इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है सूरज जी, और इसी चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सैफ मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सैफ जी बहुत स्वागत है। राधेश्याम अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अग्रवाल जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ नीरज तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी बहुत स्वागत है। उपेंद्र तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र जी बहुत स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। दुबे जी बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि बात है, हो गया है ऐलान, 9 जून को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी और अब वो संभालेंगे कमान। बात है, देवदत्त दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो बात हुई है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि 2014 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत खो दिया है अपना। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये जो समर्थन की बात कही गई है, एक तरफ जहां हमने देखा कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो ये कहेंगे वो हम करेंगे, इनके नेतृत्व में हम देश का विकास करेंगे, और जैसा हालांकि नीतीश कुमार ने एक और बात कही, हालांकि वो मखौल जैसी बात रही है कि हम तो चाहते हैं कि आप आज ही शपथ ले लें, आपने रविवार का दिन तय किया है, ठीक है। लेकिन ये जो बात कही गई है सबके द्वारा, चाहे हम बात करें टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, या फिर हम बात करें नीतीश कुमार, या फिर चिराग पासवान की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, तो इन्होंने सबने कहा कि जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। तो ये सबका समर्पण है मोदी के प्रति, या फिर सरकार, क्योंकि उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सत्ता के लिए नहीं है, एनडीए सेवा के लिए है। तो ये लोग सेवा के लिए उनके साथ हैं, या इनका जो समर्पण है वो सत्ता के लिए है? देखिए, जिस तरह की देश में राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, तो किसी को ठौर नहीं और किसी को और नहीं, ऐसी परिस्थिति बन गई है। और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 9 तारीख को शपथ होना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमंत्रण दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय गठबंधन जो है एनडीए वो बहुमत में है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार का तो पूरा राजनीतिक इतिहास है, जहां दम वहां हम, या वो उनको मौसम विज्ञानी या कहते राजनीतिक विज्ञानी जो कहा जाता है, तो उनको पता है कि अभी तो भाजपा और एनडीए गठबंधन ही सरकार में रहेगी, वो उसी तरफ है। और टीडीपी जो है उसके नेता हैं जो नायडू, उनकी भी मजबूरी, क्योंकि उनको वहाँ अपने राज्य में अब पैकेज लेना है, बड़े अरसे बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आए हैं, तो इनकी भी मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है। और राजनीति में गठबंधन तभी चलता है जब दोनों तरफ से मजबूरी हो, अन्यथा सौदेबाजी होती है। और अभी भी खैर
अंदरूनी तौर पर जो सौदेबाजी हो ही रही है, जैसी खबरें आ रही थी कि लोकसभा अध्यक्ष पद चाहिए या रेल मंत्री का पद चाहिए और भी जो भी विभाग है, ये सब तो होगा, लेकिन अभी कोई इतनी ताकत या आंख दिखाने की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि भाजपा लगातार अपने जो गठबंधन है उसको बढ़ाती जा रही संख्या, जो कुछ निर्दलीयों को उनने शामिल किया है। इसी तरह कांग्रेस और उसका गठबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है। विपक्ष एक जो सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उनको भी ऊर्जा मिल गई है जो इंडिया गठबंधन के दल हैं। तो आसान नहीं होगा। जो 2014 और जो 2019 में परिस्थितियां रही भाजपा और एनडीए के सामने, इस समय चुनौतियां कठिन रहेंगी, क्योंकि मजबूत भी विपक्ष है और भाजपा अकेले दम पर बहुमत में नहीं है, उसको सहयोगी दलों को साथ में लेना है। तो भाजपा के अंदर भी जो लोग हैं वो भी अपनी बात रखने में अब थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगे और बाहर के भी दिखाएंगे। एक संतुलन जनादेश जो जनता ने दिया है, उसका ये परिणाम है कि अब गठबंधन का दौर एक बार फिर भारतीय राजनीति में लौट आया है। अब वो दिन लद गए जब कोई एक दल पूर्ण बहुमत से सरकार में आता है। सही कहा आपने कि वो दिन हवा हुए जब पसीना शुरू था, अब तो इत्र मलो तो बू नहीं आती है। अब ये बहुत अरसे के बाद में, कई दशकों के बाद हम देख रहे हैं कि लगभग 2 दशक का अंतराल बीता है जब गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, गठबंधन की सरकार तो यहाँ पर बनने वाली है, लेकिन 2014 और 2019 का, जैसे कि देवदत्त जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि 2014 और 2019 का वो दौर दूसरा था, लेकिन आज जब 2024 में हम यहाँ पर मौजूद हैं और एनडीए की आज जिस तरह से बैठक हुई, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा संबोधन रहा, उसमें उन्होंने कई तमाम तरह की बातें कही। विपक्ष के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है, ईवीएम का भी उसमें जिक्र किया है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस था उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी उपेंद्र तिवारी जी, जो कॉन्फिडेंस 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ करता था, क्या वो आज आपको दिखाई दिया? उस कॉन्फिडेंस से उन्होंने क्या स्पीच दी, क्या कुछ आपको उनके स्पीच से आज लगा है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज एनडीए आवश्यकता के अनुसार बना है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इसके पहले हमें पता है कि ये खुद ही इंडिया गठबंधन बनाने की पहल कर चुके हैं। आज जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए लूज हुआ है क्योंकि उन पे अब अंकुश लग गया है। इन दोनों नेताओं पे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं भी भरोसा नहीं कर सकते लंबे समय तक। देखिए आपने, हाँ तो लंबे समय तक इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये कब पलटी खा जाए इसका भरोसा पूरे देश को भी नहीं है। ठीक है। जब पूरा देश विश्वास कर रहा है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उधर रहते तो भी ये स्थिति रहती, इंडिया गठबंधन में भी अगर वो जाते तो भी ये स्थिति रहती। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जितना संख्या बल मिला है, उस संख्या बल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत है, और उस मजबूती को देखते हुए उन्होंने ये पाया कि ये सरकार 5 साल चल सकती है बनस्पत इंडिया गठबंधन के। इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत समझदार नेता हैं। वे ज्यादा भला कहाँ अपना हो सकता है वो वहां जाएंगे। उनको ये नजर आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाने में उनका भला है, तो वो यहाँ आए। लेकिन मोदी जी इन दोनों पे उतना भरोसा करके 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे। उनके ऊपर हमेशा अंकुश लगा रहेगा, और जो मनमानी मोदी जी अपने निर्णयों से करते आए हैं, वे मनमानी अब मोदी जी नहीं कर पाएंगे। उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा रहेगा, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले जैसा ना था वो ना रह पाएगा। लेकिन अभी जैसे देखा कि पिछले 2 दिन से जिस तरह की बात सामने आ रही थी, उनके जो वीडियो सामने आ रहे थे और जिस तरह से बातें हो रही थी, आज जब उन्होंने भाषण दिया है एनडीए की बैठक में, तो वो गरजे हैं और वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास तो उनके चेहरे पर 2 दिन की अपेक्षा आज ज्यादा देखा गया है। देखिए सूरज जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जैसा स्वभाव है और उन्होंने पिछले 10 सालों में इस देश के समक्ष अपना जो चेहरा प्रस्तुत किया है, उस चेहरे में अगर वो नरमाई लेकर आते हैं, तो ये देश पे जो लोग उनके ऊपर आज विश्वास करते हैं, देश के लोग, और जो उनके चेहरे पे वोट देते हैं, उनके चेहरे पे शिकन आने लगेगी। उस शिकन को बनाए, जो शिकन ना आ पाए और उन चेहरों पे वो आत्मबल उनका दिखता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री को
हर परिस्थिति में मतलब ये अपनी वो अभिनय- ये अभिनय मजबूती था? अपने शब्दों और से इसके साथ-साथ बिल्कुल उन्होंने दिखा ये भी दिखाती कहा है रहनी सूरज पड़ेगी। ठीक और ये अभिनय नहीं, बहुत सुंदर अभिनय था। अच्छा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो बीच का टाइम ड्यूरेशन निकला है 2 दिन का, जी। उसमें विपक्ष ने बहुत कोशिश की, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बहुमत नहीं मिला, इसलिए बीजेपी वाले या फिर जो नेता है, गठबंधन है, वो मायूस तो है। उन्होंने ये कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आज जिस तरह से कॉन्फिडेंस से स्पीच दी है, हाँ। तो उन्होंने उसको स्पष्ट किया कि 2 दिन में हमारे ऊपर बहुत निशाने साधे गए। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि जिनके पास 99 सीट हैं, जो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए हैं, नहीं पिछले छू पाए 10 सालों के बाद भी। उन्होंने कहा कि जो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए, वो हमें हारा हुआ बता रहे थे। लेकिन अब वापस आऊंगा आपके पास में। यहाँ सैफ मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा उन्होंने कहा कि 4 जून को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 4 जून की शाम होते होते दोपहर के बाद में मैंने लोगों से पूछना चालू किया कि ईवीएम जिंदा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष वाले शाम होते होते तक विपक्ष की अर्थी निकाल के जुलूस निकालना चालू कर दें। तो अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो परिणाम सामने आए, ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों से आने वाले 5 सालों तक ईवीएम पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। तो इस आशय को हम क्या समझें कि जो उन्होंने कहा कि अब ईवीएम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, यदि 300 सीटें आ जाती भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या ईवीएम खराब होती? अब नहीं आई है तो ईवीएम सही है? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, इस बार का जो जनादेश आया है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार चुनाव में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई जिससे ईवीएम पे शक आए। और जब ये था कि आप कहें 300 वाला, अगर वाकई में अगर 300 सीटें आती हाँ। तो फिर शक के दायरे में ईवीएम आ सकता था, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी थी, ज़मीन पर जो लोग हमारे साथी पत्रकार घूम रहे थे, जनता से चर्चा कर रहे थे, हाँ। उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इस बार जो है चुनाव कोई बहुत बड़े मुद्दे इशू पर नहीं है और कुछ भी हो सकता है। और ये बात मोदी जी को भी पहले चरण के बाद समझ में आ गई थी, तमाम नेताओं को समझ में आ गई थी। तो ये बहुत अच्छा रहा लोकतंत्र के हिसाब से। एक तो जो ये जनादेश आया, तो इस जनादेश में जनता ने किसी एक को वो न दे करके सब पर अंकुश रखा है, चाहे विपक्ष की पार्टियां हों और चाहे सत्ता दल भाजपा रहा हो। दूसरी बात क्या है कि इस परिणाम से जो ईवीएम पर शंकाएं हो रही थी, बातचीत चल रही थी, आपका कहना ठीक है, आने वाले वक्त में अब उस तरह की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि लगभग परिणाम जिस तरह के आने चाहिए थे उसी तरह के परिणाम इन चुनाव में चर्चा तो आए। नहीं होगी, पर सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको क्या लग रहा है, अगर बहुमत आ जाता तो ईवीएम पर सवाल उठाता विपक्ष? क्योंकि आज भी ये कहा है विपक्ष के नेताओं ने कि छत्तीसगढ़ में ये एक विपक्ष के नेता ने कहा है, सूरज जी, कि हम ईवीएम के गड़बड़ी होने के सबूत देंगे। भूपेश बघेल की वो पोस्ट है, और भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा था कि वो जो ईवीएम रखी है उनके नंबर बदले गए हैं। हालांकि ये बात आई कि यदि आपको लग रहा है गड़बड़ी की संभावना तो कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि जिस नंबर की ईवीएम वहां जमा कराई गई थी वो ईवीएम वो उस नंबर की ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं। इस तरह की तमाम तरीके और आ आज चुकी भी है। एक दूसरे नेता ने ये पोस्ट किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसका हम सबूत देंगे। यानी अगर बहुमत आ जाता तो ठीक रहा, ईवीएम के ऊपर फूटना लाजमी था। आपने, और आज मैं कहीं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के जो 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के आ रहे हुए प्रत्याशी, उनसे भी चर्चा की गई, तो उसमें से भी कुछ लोगों ने ईवीएम पर दोष डालने की कोशिश की है। उनका कहना साहब हमारे बूथ से ही हमारे गए। तो जो हारता है उसको उस पर शक होना तो लगता है लाजमी है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हाँ। तो इस बार ईवीएम में कहीं कोई अगर होता भी रहा होगा तो इस बार तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। इस बार जनता ने अपने मन से, अपने हिसाब से वोट किया। क्या आप दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं कि होता भी रहा होगा तो इस बार नहीं हुआ? नहीं, देखिए, पिछले कुछ चुनाव में ऐसा होता था कि कुछ एग्जिट पोल्स होते थे, कुछ पार्टियों को जो दावे होते थे हाँ। कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, हाँ। लगभग उसी के आसपास कहीं ना कहीं आंकड़ा रहता था। बिल्कुल। तो इस बात से थोड़ा हमको लगता है कि हो सकता है कि कुछ रहा हो, लेकिन इस बार इतना ज्यादा आंदोलन हुआ ईवीएम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी किया, तमाम जगह पर आंदोलन बढ़ता रहा जी। और इस बार अगर ऐसा कुछ होता तो इस आंदोलन में भी तेजी आती और कुछ इसमें आगे परिवर्तन की भी संभावनाएं मतलब मोदी की ये बात सही है कि आने वाले कुछ वर्षों तक अब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे और ईवीएम जिंदा है और वो जिंदा रहने वाली है, अब सवाल खड़े नहीं। लेकिन ऋषिका, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना, हालांकि जैसा हमने चुनाव में देखा, वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, फॉर्म 70C को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, तो ये जो तमाम चीजें, हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि विपक्ष ने कोशिश की कि पीक इलेक्शन के टाइम पर, जब चुनाव अपने उरूज पर था, तब उस समय विपक्ष फूट गया
और चुनाव आयोग को उसमें मशगूल कर दिया कि चुनाव आयोग वहां बिजी हो जाए और अपनी गतिविधियां संपन्न ना करा पाए। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये विपक्ष की चाल थी, विपक्ष की साजिश थी। इसको लेकर के भी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, क्योंकि देखिए अब विपक्ष को लेकर यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो आज नरेंद्र मोदी ने माफ कीजिए ना, नरेंद्र मोदी ने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। ईवीएम को लेकर उन्होंने तंज कसा है, विपक्ष ने जो 2 दिन में सरकार को घेरा है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज, जैसे उपेंद्र तिवारी ने अभी कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों पर 5 साल तक भरोसा कर सरकार नहीं चलाई जा सकती। यहाँ पर नीरज तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, और नीतीश कुमार ने जो आज बैठक में कहा मैं उसको एक बार कोट करके आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बिहार का सारा काम हो जाएगा, जो कुछ बचा हुआ है वो भी प्रधानमंत्री कर देंगे, हम लोग पूरे तरीके से आपके साथ हैं और आपको जो भी समर्थन चाहिए होगा वो हम देंगे। मेरा आग्रह यही है कि आपका शपथ ग्रहण जल्दी हो जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि शपथ आज ही आप ले लें, लेकिन अब वो 9 जून का जो दिन तय किया गया है उस दिन आप शपथ लेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक तस्वीर भी देखी जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर भी। नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री से मिले तो वहां पर वो पैर भी छूने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका, उन्हें गले लगाया। ये अलग चीज है। ये सम्मान, ये जुगलबंदी किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या उपेंद्र जी जो कह रहे हैं 5 साल तक उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, ये ठीक है? या फिर ये जिस तरह से आज उन्होंने कहा, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, विपक्ष उतना भी नहीं आ पाएगा अगली बार जितना इस बार आया? यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा गया था, अमित शाह ने पटना की एक सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वही एनडीए में दूसरों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। तो ये जुगलबंदी किस तरह से आप देख रहे हैं? 5 साल का भरोसा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? और आज तो हमने जो जोड़ी देखी है, प्रधानमंत्री के बगल में चंद्रबाबू नायडू, फिर उनके साइड में नीतीश बाबू, तो ये क्या, ये सॉलिड जोड़ी क्या कह रही है? वैसे पे थोड़ी सी बात अपनी रखना चाहूंगा जी कि नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उनके पास जो अनुभव का खजाना है और जहां से राजनीति रियल में जन्म लेती है, उत्तर भारत से, उस धरती से आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अब वो तो कह देंगे मोदी जी सब समर्थन मेरी तरफ से आपके लिए ही है, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशन है, वो समझ लीजिए। जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, और भी उनके बहुत सारी लिस्ट बनी होंगी, जो लिस्ट उनकी तैयार है। यदि वो आज ही शपथ दिलवा देते ना तो वो कल ही लिस्ट दे के आ जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात कहने को है कि जब एनडीए में वो शामिल हुए हैं तो एनडीए के साथ रह करके काम करने की उनकी प्रबल इच्छा इसलिए भी है, जैसे दुबे जी ने शुरू में कहा कि जब दलों की मजबूरी हो जाती तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना जरूरी हो जाता है। तो वो स्थिति आके खड़ी हो गई है। यदि उनको कुछ चाहिए केंद्र से राज्य के लिए तो नीतीश को भी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए। अब यदि उनकी कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं इन लोगों को, तो फिर ये जाकर के कुछ ना कुछ अटकलें लगाएंगे। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक देश की यानी कि विश्व की भी बहुत बड़ी पार्टी है। आने वाले समय में वो धीरे धीरे करके अपने आप को मैंडेट के करीब लाके खड़ा कर देंगे। ये जो नीतीश का झुकना था मोदी जी के सामने चलना, उस पर आ रहा हूँ। नीतीश जी का आगे की कहानी जो रहेगी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। अभी आपने बीच में बोल दिया था इस चीज को लेकर के, चलिए मैं इसी को क्लियर कर दूं। इस समय जिस तरीके से मोदी जी का कार्य चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, अभी उनके साथी जितने नेता हैं वो लोग यही चाह रहे हैं कि ये कार्य निरंतर चलता रहे कुछ सालों तक। अब मोदी जी 1 साल के लिए और हैं, जैसा उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है। अब 18 महीने का, एक साल ही मान लीजिए, उसके बाद सुगबुहाहट शुरू हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, या तो फिर सब लोग मिलकर तय कर लेंगे नहीं जब तक मोदी जी कार्य कर सकते हैं तब तक करेंगे। अब दिलचस्प बात ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने ये बता दिया कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक देश रहेगा। जैसे हमारे साथी ने बोला था ईवीएम पर उंगली इस बार नहीं उठाया जा सकता, मैं आपको बता रहा हूं कि ईवीएम पर उंगली कभी भी नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा फेयर चुनाव हुए हैं। चेहरे को देखिए, जिस चेहरे की पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसको वोट हमेशा मिला है। आप विदिशा लोकसभा सीट को देख लीजिए, अब वहां कहेंगे ईवीएम खराब है।
ठीक है। बात तो इंदौर की भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे देश की सबसे बड़ी लीड इंदौर जी। में ही मिली है शंकर लालवानी को। लेकिन यहाँ जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे कि ये तस्वीर क्या कहानी बयां करती है, राधेश्याम अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो झुकना है नीतीश कुमार का, ये उनका समर्पण है या फिर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए किया गया प्रयास है? देखिए, नीतीश कुमार जी को मैं भी 50 साल से राजनीति में जानता हूँ जी। वो एक मतलबी व्यक्ति हैं हाँ। और स्वार्थ के पीछे राजनीति करते हैं। हाँ और वो दम जिधर दम उधर हम, हाँ पहले उसका उनका वो है। बिहार के अंदर भी अभी मुख्यमंत्री का जो आया हाँ। तो एकदम पलट के फिर वो ये प्रधानमंत्री जी की झोली में कूद गए। हाँ। वो कहने लगे तो मेरा ही है। तो हाँ। वो जो झुके हैं हाँ। वो एक समर्पण की भावना लोगों को दिखाने के लिए ठीक है। कि मैं झुका हूँ और झुका रहूंगा। समर्पण से मेरा आशा सरेंडर से है कि उनका सरेंडर है क्या ये? नहीं, सरेंडर नहीं है, वो हाँ। एक दिखावा है। अच्छा। और वो कभी भी चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार हाँ। ये धोखा दे सकते हैं, पर इसके पहले ही जो एनडीए है और ये पूरा अनुभवी है, हाँ कहीं जो और सांसद जीत के पहुंचे हैं हाँ वो सांसद खुले में इनको सपोर्ट करेंगे, पूरी सरकार पूरे 5 साल चलेगी मोदी जी। ठीक है। आपने कहा कि ये उनका प्लान बी भी तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्लान ए के साथ चलती तो है लेकिन प्लान बी लेकर चलती है। लेकिन वो प्लान बी जो सामने आने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी चर्चा में भी बात आई है, अभी जैसा नीरज तिवारी जी ने भी कहा कि ये सरकार 1.5 साल के लिए है। हालांकि 18 महीने का कार्यकाल कहा जा रहा है कि ये सरकार 18 महीने के कार्यकाल के लिए है, ये सरकार 5 साल के लिए नहीं है। क्योंकि देश में जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, चाहे हम परिसीमन की बात कर लें या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लें, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वह रिपोर्ट पहुंच चुकी है, कुछ और भी चीजें हैं, वो तमाम चीजें यदि सामने आती है, स्वाभाविक बात है कि हाँ कुछ समय चलना है। और यदि आने वाला परिणाम वो 400 पार का होता है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां जो हैं वो कहने लगी हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं संसद की, वो कह रही हैं कि ये 400 पार का नारा इस बार के लिए था ही नहीं, तो फिर कब के लिए था? वो आशा स्पष्ट है कि 18 महीने की सरकार है ये। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। अब कहीं ना कहीं जो संकेत दिए जा रहे हैं उन संकेत पर अटकलें भी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा तो है, लेकिन जैसे कि आपने परिसीमन की यहाँ पर बात की है और आगे भी और चीजों की, जैसे कि आपने कहा कि 18 महीने में हो सकता है, संकेत दिए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो सभा है वो भंग कर दी जाएगी, लोकसभा भंग कर दी जाएगी और उसके बाद जो होगा, जैसे कि कहा कि अब की बार 400 पार का नारा अभी के लिए नहीं था, लेकिन अभी तो उसे बुनाया गया, जनता के सामने वो 400 पार का नारा ही था। पर यहाँ पर आपने परिसीमन की बात की, अब 125 दिन का रोड मैप जो है उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 125 दिन जिससे नतीजे आने के पहले चुनावी गलियारों में जिसकी चर्चा तेज थी, रोड मैप 125 दिन का। सैफ मलिक जी, आपसे समझना चाहूंगी यूसीसी को लेकर, क्योंकि 2019 में हमने देखा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और कुछ ही दिनों के अंदर 370 पर उन्होंने काम किया, इसे लेकर आए और इस पर हटाया, जिस पर जनता का उन्हें समर्थन मिला। कई जगह उसका विरोध किया गया लेकिन समर्थन उन्हें पूर्ण तरीके से मिला। 125 दिन का रोड मैप क्या कहता है सैफ मलिक जी? क्या प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद से यूसीसी पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, जो 125 दिन का रोड मैप बनाया गया था मोदी जी और भाजपा द्वारा, वो ये देखते हुए बनाया गया था कि उनको लग रहा था कि हमारा पूर्ण बहुमत आएगा। तो बहुत सारे मुद्दे उसमें उन्होंने ऐसे शामिल किए थे जो कि वो अपने हिसाब से जिस तरह अभी तक करती आई है भाजपा और उनके नेता, तो वो मुद्दे उसमें शामिल थे और कुछ विकास से जुड़े मुद्दे भी थे। जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, 5-6 मुद्दे जिन पर आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन मुद्दों को यूसीसी है और एक जो वर्शिप प्लेसेस का एक्ट है, इस तरह के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जो है, मेरे हिसाब से तो समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि वो जिन राज्यों से आते हैं एक मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा वोट उनको मिलता है। और अभी भी चंद्रबाबू नायडू जी ने आरक्षण को लेकर भी अपनी स्पीच में बोला कि हमारे यहाँ 4% आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि बहुत, जहाँ तक मुझको लगता है कि इसको मोदी जी और भाजपा इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनको सबसे प्राथमिकता उनको ये है कि किसी तरह इस सरकार को आगे ले जाएं और इन मुद्दों को अगर हम थोड़े दिन के लिए साइड लाइन करके और इस दूसरे देश हित के विकास के मुद्दे हैं उनको हम अमल में लाएं और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतें, तो मेरे हिसाब से तो कुछ जो मुद्दे हैं उन पर अभी एक सहमति बनना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथी अभी जो एक बात कह रहे थे भाजपा की कि वो अपने उसको मजबूत कर लेंगे, तो देखिए इन दोनों दलों को मिलाकर लगभग 28 सीटें हैं और आज की स्थिति में अगर ये जाते हैं तो इनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपीए जो है उसमें इंडिया गठबंधन अब हो गया वो, तो उसके अलावा जो है मुश्किल से 17 लोग और सांसद बने हैं। अब उन 17 में ओवैसी भी शामिल हैं,
3 सांसद कश्मीर से हैं, हाँ। कुछ और निर्दलीय का सांसद हैं, हाँ। और एक ने तो आज कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली, विशाल पाटिल ने। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो 272 का आंकड़ा है भाजपा, वो इस तरह नहीं पूरा कर सकती। भाजपा अगर वो पूरा करना चाहेगी तो जैसा अभी तक करती आई है वो हाँ। तोड़फोड़ वाली राजनीति हाँ। तो उन्होंने महाराष्ट्र में की, मध्य प्रदेश में की, हाँ। अब हो सकता है वो उनका टारगेट उसको करें वो, और वो करके के ऐसे जो कमजोर सांसद हों, हाँ। जो डावाडोल स्थिति में हो, या जिनका कुछ बैकग्राउंड ऐसा जिनको वो दबा सकते हो, या जिनको खरीद सकते हो, हाँ। हो सकता है वो उनकी रणनीति का हिस्सा रहे हाँ। कि हमको आगे आने वाले समय में अगर मजबूती चाहिए हाँ। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दबाव से बाहर होना है, हाँ। तो हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलें। लेकिन जो ये स्पीकर पद मांगा गया है दोनों दलों द्वारा, हाँ। इसका सबसे बड़ा कारण यही है हाँ। कि लोकतंत्र में, लोकसभा में स्पीकर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती हाँ। है, और इस तरह के किसी भी तोड़फोड़ को रोकने के लिए और उसको ज्यादा प्रैक्टिकल न कर पाए, क्योंकि ये खतरा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी है हाँ। कि जिस तरह के शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया, हाँ। तो ये खतरा तो उनके दिमाग में है। देखिए वो भी राजनीति कर रहे हैं हाँ। और ये समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो जैसा- अभी उन्होंने स्पीकर पद इसलिए मांगा कि इस तरह का कोई घटनाक्रम न हो पाए। बिल्कुल, ठीक है। जैसा आपने कहा कि स्पीकर पद मांगने के पीछे ये मंशा है, लेकिन आपने कुछ चीजें और गिनाई हैं, चाहे सीए को लेकर के ले लें, यूसीसी है, एनआरसी है, और महिला आरक्षण की बात करें, मुस्लिम आरक्षण की बात करें, ये जो तमाम चीजें हैं, ये ऐसी 19 चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोर एजेंडे में थी। ये यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में थी। अब वो कोर एजेंडा कैसे लागू होगा? क्यों? क्योंकि महिला आरक्षण पर टीडीपी का कहना है कि महिला आरक्षण लागू यदि करते हैं तो उसमें कोटा होना चाहिए, कि महिलाओं में ओबीसी, एससी, एसटी, इनका कोटा अलग होना चाहिए उस 33% में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में है। उसके अलावा अग्निवीर को लेकर के नीतीश कुमार का बिल्कुल साफ स्टंट है कि वो अग्निवीर के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि मोदी की सरकार अग्निवीर को निरंतर रखेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ कैसे पटरी बैठेगी? महिला आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी के साथ कैसे पटरी बैठेगी? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार उनके साथ में है, सपोर्ट में है, वहीं चंद्रबाबू नायडू का रुख स्पष्ट नहीं है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं। यूसीसी को लेकर भी है, जैसे कि उन्होंने कहा है, यूसीसी को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने या उनकी पार्टी ने जो बात कही है कि इसका जो फुल रिजर्वेशन है, जो फुल फॉर्म है, वो लागू नहीं होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देवदत्त दुबे जी, वो जो कोर एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने कहा, आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा ये बात अपने भाषण में कि मैंने जो कुछ कहा वो चुनावी जुमला नहीं था, वो सब कुछ लागू करेंगे और वो तमाम चीजें देश के विकास के लिए हम लागू करने वाले हैं। तो कैसे हो पाएगा जब तीनों लोग आपस में एकजुट नहीं है, किसी एक विषय पर एक राय नहीं है? देखिए, ये तो होता ही है कि जब आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन के जब आप सहारे रहते हैं तो वैसी परिस्थिति तो नहीं रहती जैसी अभी रही। लेकिन जिस तरह की मजबूरियां जो मैंने पहले कहा, और आज नीतीश कुमार ने भी कहा कि आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ हर दिन हैं। तो ये जो है सौदेबाजी या जो मन मिले हैं, जो कितने मिलते हैं, क्या परिस्थिति बनती है, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन वाकई में मुश्किलें अब आसान बढ़ गई है कि जो 14 और 19 जैसी आसान नहीं रही कि जो भी निर्णय ले रहे थे वो लगातार लेते जा रहे थे। अब किंतु परंतु की स्थिति बनती रहेगी। कुछ टीडीपी के प्रश्न रहेंगे, कुछ नीतीश कुमार के प्रश्न रहेंगे, लेकिन एक बीच का रास्ता जो निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो राजनीति है वो हमेशा अब इस चमत्कार के लिए या कहें कि संशय के लिए अब जानी जाएगी। अब वैसा माहौल नहीं रहा कि 5 साल फुर्सत हो गया। अब कभी भी कुछ हुआ तो जब भी व्हिप जारी करना पड़ेगा लोकसभा के दौरान की, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत हो गया कि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन विहिप का मुझे लग रहा है कि विहिप की आवश्यकता शायद विपक्ष को भी पड़ सकती है बीच में। बिल्कुल पड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष को भी अपने लोगों को, अपने दलों को संभालना कोई आसान नहीं है, क्योंकि सामने भाजपा और अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं जो किसी भी एक विधायक जहां होता है वहां भी वो सरकार बना लेते हैं। तो ये तो है ही कि जो मैंने कहा कि ये हमेशा इस पर निगाहें पॉलिटिकल विश्लेषकों की रही रहेंगी कि अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है। ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की बन गई। बिल्कुल ठीक कहा देवदत्त दुबे जी आपने कि निगाहें इस पर टिकी हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। जैसे प्रधानमंत्री के शपथ से लेकर के मंत्रिमंडल के विस्तार तक सभी की निगाहें अभी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र तिवारी जी, जब हम रोड मैप की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, जैसे कि अभी सैफ मलिक जी ने बताया कि यूसीसी को लेकर अभी कई विचार क्योंकि सामने आ रहे हैं, उसको रोका जा सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन बहुत एक मामूली सा मुद्दा हम कह सकते हैं जिसको, लेकिन
लेकिन जनता के लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष जिसको लेकर हमलावर था, बेरोजगारी और महंगाई, इन दो मुद्दों पर विपक्ष ने शुरुआत की थी, लेकिन अंतिम तक वो इस पर टिका नहीं रह पाया। पर अब क्योंकि इस पर सरकार को घेरा गया था और अभी भी घेरा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति में इसको, इस एजेंडे को शामिल किया जाएगा, बेरोजगारी और महंगाई? देखिए क्या है, परिस्थिति अनुसार काम करना पड़ता है। परिस्थिति वर्तमान में जो उन्होंने एजेंडा बनाया था 125 दिन का, वो बनाया था पूर्ण बहुमत के हिसाब से। उनको लगता था कि हम 400 पार कर जाएंगे, 400 पार नहीं हो पाएगी तो 350 पार तो कर ही जाएंगे। तो इस कारण से वो परिस्थिति चेंज हुई है। और यूसीसी की जो आप बात कर रहे हो, यूसीसी का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म जब से हुआ शायद तब से चला आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उन्होंने यूसीसी बिल क्यों नहीं पेश किया संसद में? चाहे वो फेल हो जाता, लेकिन पेश तो करना चाहिए। उनका खुद का इरादा अभी यूसीसी बिल संसद में पेश करने का नहीं है, ना वो करेंगे, ना यूसीसी की बात आएगी। वो कहेंगे हम साहब अभी अल्पमत में यूसीसी हम लागू ही नहीं कर सकते, तो हम पेश करके क्या करेंगे? वो उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। और चूंकि उस मुद्दे से एक बड़ा वर्ग सहमति रखता है, इसलिए वो उस मुद्दे को वक्त आने पे वापस उसको उठाएंगे और उसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। मैं 2 बातें और इसमें बीच में आई थी, उस पर मैं अपना मत प्रकट करना चाहता हूँ। एक आई ईवीएम की, जी हाँ, नहीं, एक ईवीएम की आई थी। ईवीएम में ये बता दूं, ईवीएम में बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, पिछला हमारा इतिहास जो बोलता है। इस बार ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना जो कम हुई, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह हुई कि नहीं हुई, लेकिन कम इसलिए हुई क्योंकि ये मुद्दे को पूरे देशव्यापी आंदोलन में परिवर्तित हो गया ये। इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर भी उंगलियां उठी, सत्ताधारी दल पे भी उंगलियां उठी, इसलिए उस बात पर अंकुश लगा कहीं ना कहीं। अगर शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो ईवीएम वाला चक्र फिर से हमें शायद देखने को मिल सकता था, ऐसी बात हो सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी जो कही थी सुनवाई के दौरान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कही, और आप कह रहे हैं कि आंदोलन चला, इस कारण से ऐसे परिणाम सामने आए? हाँ, इसका फर्क पड़ा है, क्योंकि देखिए ईवीएम में अगर गड़बड़ी की बात है तो कोई पूरे देश में थोड़ी गड़बड़ी होती है। हाँ। अब जैसे एक बंदा चुनाव लड़ा था, वो घटना मुझे याद नहीं किस जगह की है। हाँ। उसके पूरे वोटर जो थे अपने गांव घर के ही नहीं मिले उसको। हाँ। अपने घर के ही वोट उसको नहीं मिले। नहीं, ये ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। ऐसे रामपुर में नहीं मिले हैं। रामपुर में 632 वोट। यही बातें तो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। हाँ, जो हमारे सामने आती हैं। हमारे पास प्रमाण कुछ नहीं है। हाँ, हम प्रमाणिकता के आधार पे कोई बात नहीं कह रहे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें ये कहा गया था कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उसमें चिप नहीं लगा। हाँ देखिए, जो बदलने वाली बात है वो हो सकती है, जैसे कि सूरज जी ने पूर्व में बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर मान्य होगा। दूसरा, मैंने आपसे सवाल बेरोजगारी और महंगाई पर किया था सर, उस पर बात रही बेरोजगारी और महंगाई की। ये मुद्दा तो वापस बड़ी जोर शोर से उठेगा। संसद में भी उठेगा, विपक्ष भी उठाएगा। और जिन्होंने इनको समर्थन दे रखा है, टीडीपी और नीतीश कुमार जी ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने, इस बात को लेके ये लोग भी कुछ ना कुछ बात शासन से मनवाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी इस सारे एजेंडे में शामिल रहे। और ये देश का मुद्दा है, एक दलों का मुद्दा नहीं है। महंगाई देश का मुद्दा है। वास्तव में आज हर व्यक्ति की हालत खराब है महंगाई के आधार पे। अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार जो अच्छा जीवन जीते थे, उनके जीवन का स्तर घटा है। तो ये तो सच्चाई है। तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने एक आंकड़े जारी किए थे चुनाव से पहले कि पिछले कुछ वर्षों में, लगभग उन्होंने 2 वर्षों या 3 वर्षों के आंकड़े जारी किए थे कि 1,80,00,000 प्रोविडेंट फंड के खाते खुले हैं। बोले उसको तो आप नहीं नकार सकते, मतलब इतने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है तब तो उनके प्रोविडेंट खाते खुले हैं, तो वो तो ये आंकड़े पेश कर सकते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर। देखिए, 140 करोड़ लोगों का देश है, उसमें प्रोविडेंट फंड के जो खाते खुले हैं उसको आप आधार नहीं मान सकते कि वह उससे महंगाई कम हो गई है। हाँ। वो कोई आधार नहीं है महंगाई कम होने, बेरोजगारी कम होने का। तो साहब आप बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा, आप 2 करोड़ नौकरियां साल की देने वाले थे, पॉसिबल ही नहीं है ना? हाँ। जब आप 2 करोड़ नौकरियां साल की देने वाले थे, उसमें आप 2 वर्षों में 1,80,00,000 प्रोविडेंट फंड जो सरकारी नौकरी जिनको मिली है उनके खाते खुले हैं। हाँ। तो
उस तुलना में देखिए जो देश की आबादी और जो देश का बेरोजगार है, हाँ। उसकी संख्या के मुकाबले वो कितनी है? नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी उतनी भी तो होनी क्योंकि आज जैसे विपक्ष ने कहा अपने घोषणा पत्र में कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उतने पोस्ट नहीं है, उतने देखिए पद नहीं है, कहाँ से दे देंगे? पीएफ के जो खाते होते हैं हाँ। वो प्राइवेट कंपनी वालों के भी खुलते हैं और सरकारी भी खुलते हैं। मतलब लोगों को नौकरी मिली? उन्होंने ये सरकारी नौकरी नहीं मिली उनको। प्राइवेट आपने मिली। अभी जो शब्द कहा है ना कि सरकारी नौकरी मिली, हाँ। उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली श्रीमान जी। हाँ। उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिली है जहाँ प्रोविडेंट का फंड, देखिए 10 लोगों से ज्यादा जो एम्प्लॉय लगता है 2023 में, क्षमा चाहूंगा आपकी बात प्रोविडेंट काट फंड को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता क्षमा है। चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं, 2023 में 75 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, बकायदे एक आयोजन करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभागों के लोगों को 75 लाख नियुक्ति पत्र बांटे हैं सांसदों ने, वहां के मुख्यमंत्रियों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मंत्रियों ने। तो ये आंकड़े तो अपन नहीं भूल सकते। माना मैंने, हाँ। मैं ये थोड़ी कह रहा कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ जितना बड़ा देश है और जितनी संख्या में बेरोजगारी ठीक है। बढ़ रही है उस संख्या के अनुपात में वो कितने हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने कहा कि ये ठीक है, ये मुद्दे रहेंगे। और जैसा कि आपने उपेंद्र तिवारी जी आपने कहा कि ये मुद्दे टीडीपी भी उठा सकती है, जेडीयू भी उठा सकती है कि देश में बेरोजगारी पर बात की जाए, देश में महंगाई पर बात की जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आती है, राधेश्याम अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों के अलावा वो मुद्दे जिनको लेकर के चुनाव के दौरान चर्चा की गई, जिनको लेकर के बात की गई, क्योंकि जहां ये बात हुई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अब तक 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं और आगामी इस फैक्ट में ये जो तीसरा टर्म है, इस टर्म में हम 3 करोड़ आवास और देने वाले हैं। एक उन्होंने ये वाली बात कही। दूसरी बात उन्होंने जो कही अनाज देने वाली बात की, हाँ जो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं वो निरंतर जारी रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, चाहे किसी भी दल के लोग का समर्थन प्राप्त हो, ये तो उनके लिए भी मुफीद होंगी। क्यों? क्योंकि वहां हर वर्ग, वो योजना हर वर्ग के लिए, ऐसा नहीं कि केवल एक धर्म विशेष के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए मुफ्त अनाज योजना हो, आयुष्मान योजना हो, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की उन्होंने बात कही है, वो वर्ग विशेष के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो वो उस पर तो सब समर्थन होगा ना सबका? बिल्कुल होगा। देखिए वो तो योजना है आम जनता के लिए है, और जो पार्टियां जो आज मैंडेट दे रही है जी मोदी जी को, आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है जी। और भी कई जो जनहित के फैसले हैं, उन जनहित के फैसलों में जो एनडीए के घटक दल हैं वो पूरी तरह से साथ देंगे। विवाद वहीं होगा सत्ता की चाशनी का, हाँ जहाँ पर इनको मंत्रिमंडल का हम अभी तक देखते आए हैं। हाँ एक जमाने में बाल योगी को चेयरमैन बनाया गया था लोकसभा का, जब विपक्ष की मानी थी उन्होंने। तो ऐसी स्थिति अभी भी निर्मित हो सकती, पर अभी जिस दिन वो होगा समझ गए, उस दिन नहीं होगा। ठीक है, अभी ये सामने जनता के सामने अभी एक सब एक है। हाँ ठीक है। ये स्थिति निर्मित होगी बाद में। जी बिल्कुल। ठीक है राधेश्याम अग्रवाल जी, आज जिस तरह से एनडीए की बैठक हुई है सूरज जी, कई संदेश उस बैठक में हमने देखे हैं। जैसे हमने बात की नीतीश कुमार के पैर छूने के लिए जो करा, जैसे कि आपने कहा था कि समर्पण है या फिर प्रयास है। इसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा, जहां वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं। अब इस पर चर्चा करना भी इसलिए जरूरी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हमने सबने देखा। जैसे कि अभी पहले कहा जा रहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र, वहाँ का अयोध्या कांड, वहाँ का अयोध्या कांड सबसे ज्यादा चर्चित, पहले भी चर्चित जब राम मंदिर बना, और अब भी चर्चित जहाँ पर बीजेपी हार गई है। नीरज तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी, उस एक तस्वीर को लेकर जिक्र करना चाहूंगी जिसे हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी उनकी पीठ थपथपाते हैं। एक चीज ये और क्या संदेश दे रहा है? एक चीज और देखिए यहाँ पर कि जब योगी आदित्यनाथ मिलने जाते हैं, क्योंकि जितने मुख्यमंत्री गए हैं, जितने सांसद गए हैं, किसी ने शॉल उड़ाई, किसी ने दुपट्टा, किसी ने गुलदस्ता दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ खाली हाथ गए थे नरेंद्र मोदी के पास, और उसके बाद भी वो उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए तस्वीर छोटी सी है लेकिन संदेश एक बड़ा है। नीरज जी। जी ऋषिका जी, ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है और उस तस्वीर से देखने से स्पष्ट होता है कि मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी हम मान गए आपको, कि हमने उत्तर प्रदेश में जाके हाथ लगाया था मैं और अमित शाह जी ने, लेकिन हम वहां से पार नहीं पाए। उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति वहां से पार पा सकता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस चुनाव में योगी जी ज्यादा वहां इंटरेस्ट नहीं लिए थे। उनकी पसंदीदा पसंद के प्रत्याशी मैं बता रहा हूँ इस चीज को लेकर के, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था क्योंकि टिकट बंटवारे में पूरा केंद्र का हस्तक्षेप था। उस समय योगी जी शांत थे। उनने देख लिया कि भैया उत्तर प्रदेश जीतना है
तो उत्तर प्रदेश के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे अमेठी का एक जिक्र करूंगा मैं वहां के कुछ लोगों से चर्चा किया तो उन्होंने कहा देखो यार ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अच्छे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ दो मुहैया सांप पाए जाते हैं। हाँ, वो आप पता ही नहीं पाओगे कि वो वोट मिला किसको। ठीक है। और जनता की नब्ज टटोलना मुश्किल तो है। वहां पे थोड़ी सी बच्चा राजनीति जानता है। उनको अच्छे से पता है, यहाँ का व्यक्ति ही उन्हें समझा सकता है। अब ये समझ जाइए कि केंद्र का हस्तक्षेप होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के जिस जगह के नाम पर पूरी पार्टी तैयार होकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई, उस जगह को इस मौके पर हारना कितनी शर्मिंदगी की विफलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद योगी जी का पीठ नहीं थपथपाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव भी तो उत्तर प्रदेश में है। तो उनको पता है भैया योगी जी आप ही कामान संभाल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं संभाल सकता। बुलडोजर बाबा के नाम से जो छवि बनी, अब उनको क्या फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। उनको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश वो चला रहे हैं उनको उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाते रहे और जिस स्थिति में लाके उत्तर प्रदेश को खड़ा किया है आने वाले समय में वो और भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल ठीक नीरज जी, लेकिन यहाँ पर सूरज जी जिस तरह से अभी नीरज जी ने समझाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बातचीत की। यहाँ पर एक चीज और ये देखी गई, जब वहाँ पर सर्वे किया गया कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ क्यों, तो लोग जो थे, आम जनता जो थी, उनका ये कहना है कि बेशक निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर शिकंजा कसा, माफियाओं की हमने देखा किस तरह से माफियाओं पर बुलडोजर चलाई गई, सड़कें अच्छी हुई, अस्पताल अच्छे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो सांसद है, जो प्रतिनिधि है, जैसे कि नीरज जी ने कहा, उनसे नाराजगी जनता की। बिल्कुल, जो वर्तमान सांसद है उनसे नाराजगी रही। और एक बात और रही कि ब्यूरोक्रेसी में भी योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो अच्छे प्रशासक के तौर पर नहीं है, अच्छे नेता के तौर पर हो सकती है, जन नेता के तौर पर हो सकती है, अच्छे प्रशासक के तौर पर नहीं है। बात उत्तर प्रदेश की होगी। दो तस्वीरें हम और देखना चाहेंगे। पहली तस्वीर देखेंगे अमेठी की। अमेठी में जो परिणाम सामने आए हैं वो, हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा थी कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो स्मृति ईरानी के विरुद्ध जा सकता है और वही हुआ। लेकिन दूसरी तस्वीर वाराणसी की देखें जहां दूसरे और तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे थे और कांग्रेस के जो अजय राय हैं वो वहां आगे थे। लेकिन पिछले चुनाव में 6 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से इस बार 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये कामयाबी है, ये सफलता है, विफलता, ये विचार करने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से हम जो परिचर्चा हुई, इस पूरी परिचर्चा पर ऋषिका आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं कि पूरी परिचर्चा में क्या दृष्टिकोण निकल के सामने आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जिक्र किया है कि वो इस बार कुछ 1 लाख के आसपास के वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो अगर मैं एक मतदाता के तौर पर बात करूं तो मैं ये चाहूंगी कि मेरे जो प्रधानमंत्री हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत कर आए। अब यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी वाराणसी में देखी गई वो बिल्कुल सोचनीय विषय है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि 9 जून को वो फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जिनको हम प्रधानमंत्री, जो ग्लोबल इमेज जिनकी इतनी अच्छी बनी, जिनकी विदेशों में चर्चा, अगर उन्हीं की सीट पर इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी तो थी। और उत्तर प्रदेश का आपने जैसे कि जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, तो देखिए यहाँ पर विपक्ष तो सशक्त हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पूर्व में चर्चा की गई, वक्तव्य में भी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने ये बता दिया, जिस मुद्दे, महाराष्ट्र भी शामिल है, कि जिस मुद्दे को आप भुना रहे थे उस मुद्दे से हटकर लोकतंत्र एक अलग महत्व रखता है। वहां की जनता ने लोकतंत्र की ताकत दिखा दी। बिल्कुल, लोकतंत्र की ताकत दिखाई है और ये जो जनता का जनादेश सामने आया है ये सबके लिए सबक भी है, नसीहत भी है, सीख भी है। और नसीहत किसके लिए, सीख किसके लिए है, ये नेताओं को तय करना है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। तमाम मेहमानों का, सैफ मलिक जी, नीरज तिवारी जी, देवदत्त दुबे जी, उपेंद्र तिवारी जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है कि हो गया है ऐलान, मोदी संभालेंगे कमान। 9 जून को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल का चेहरा कैसा होना चाहिए और कैसा होगा, इस पर हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।